तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। तो बच्चों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों इस क्लास में इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 3 की पहली प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन 6 से लेकर के आगे के क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पेपर में आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे गए हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। मतलब कुल मिलाकर के एक रैखिक समीकरण आपको दिया गया है, ठीक है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, मतलब जो हम दूसरा समीकरण लिखेंगे वो अपनी तरफ से लिखना है, ठीक है। तो वो समीकरण और ये जो दिया हुआ समीकरण है, ये जो दिया हुआ समीकरण है और जो समीकरण हम लोग लिखेंगे मानेंगे, उन दोनों समीकरण के लिए कहा गया है, ठीक है, रैखिक युग्म का जो ज्यामितीय निरूपण है। तो बच्चों ज्यामितीय निरूपण का मतलब होता है आलेख यानी ग्राफ, ठीक है। जैसा कि पहला पॉइंट है प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, दूसरा है समांतर रेखाएं हो और तीसरा हो जाता है बच्चों संपाती रेखाएं हो। मतलब कि अगर इस सवाल का पहले तो बच्चों अर्थ समझ लीजिए, इसके पूछने का मतलब क्या है, क्वेश्चन किस रूप में पूछा गया है। तो बच्चों एक समीकरण हमें दिया हुआ है, ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं। एक समीकरण बच्चों हमें दिया हुआ है और दूसरा समीकरण हमें अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, ये नहीं है जरूरी कि इसमें आंसर शीट में जो दिया है हम वही लें, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। तो बच्चों अपनी तरफ से मानना है, ठीक है। तो कुल मिला के जो समीकरण दिया है और जो हम मानेंगे उन दोनों समीकरणों से अगर हम ज्यामितीय निरूपण करें, मतलब कि रेखाएं खींचें, तो निश्चित तौर पर उनका निरूपण किस प्रकार होना चाहिए। तो पहला प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो, तीसरा संपाती हो। तो बच्चों सबसे पहले थोड़ा हम रफली इसको समझ लेते हैं, हालांकि ग्राफ से संबंधित अब नए सिलेबस के अनुसार जो है ये कर चुके हैं, एग्जाम में नहीं आते हैं। तो बच्चों फिर भी हमें थोड़ा सा रफली इसको समझना पड़ेगा। प्रतिच्छेदित करती रेखाएं का मतलब होता है बच्चों जब रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें, तो थोड़ा इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। और समांतर का मतलब बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा और संपाती का मतलब होता है जब एक रेखा पर दूसरी रेखा गुजर जाए, यानी एक रेखा से, है ना, एक रेखा पर दूसरी रेखा गुजर जाए। तो बच्चों ये होता है प्रतिच्छेदन के लिए और ये होता है समांतर के लिए और ये है संपाती के लिए। और ऐसी स्थिति में इनकी प्रतिबंध है, इनके तरीका से इनको करना है, अनुपातों की तुलना करके हमें इनको प्रदर्शित करना है। तो बच्चों देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। चलिए बच्चों, तो पहले नंबर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला वाला प्रतिबंध से संबंधित यानी प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, इस प्रतिबंध को संतुष्ट करने के लिए हम दूसरा समीकरण लेंगे और उस प्रतिबंध को संतुष्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों हम लिख लेते हैं रेखाएं प्रतिच्छेदित। तो चूंकि रेखाएं, अपने शब्दों में इसको लिख लीजिएगा, रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हूं। तो जब रेखाएं बच्चों प्रतिच्छेदित करती हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना है, जैसा कि हमने बता दिया है कि इस नए सिलेबस के अनुसार आपको ग्राफी निरूपण नहीं करना है, आलेख नहीं खींचना है। फिर भी हमें जानना जरूरी है कि दो चर में कोई भी रैखिक समीकरण हो उससे एक सीधी रेखा या सरल रेखा खींच सकते हैं, ठीक है, यानी खींची जा सकती है, और दो समीकरण से दो। तो कुल मिलाकर के उसके लिए प्रतिबंध क्या होता है बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा a1/a2 बराबर नहीं आएगा किसके, b1/b2। तो बच्चों हमें इस प्रतिबंध को संतुष्ट करना पड़ेगा। अब हमें जो दिया गया है यानी दिया गया समीकरण है, तो बच्चों दिया गया समीकरण कौन सा है, 2x धन 3y - 8 = 0। तो बच्चों ये पहला समीकरण आपको दिया हुआ है, ठीक है। इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें a1 बराबर
आप समझ सकते हैं, आप लिखना हो जिन बच्चों को तो लिख भी सकते हैं कि इसकी तुलना जो इनका दो चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो पहला समीकरण हमें अगर इसको मानते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर लिख सकते हैं। तो यहां पर हम थोड़ा शॉर्टली कर रहे हैं, तो समझिएगा a1 बराबर हो जाएगा जो x का गुणांक है, और b1 बराबर होता है बच्चों y का गुणांक यानी 3, और c1 बराबर हो जाएगा माइनस का 8। तो इस प्रकार से दिए हुए समीकरण से हमें a1, b1 और c1 के मान प्राप्त हो जाएंगे। अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब हम समीकरण बिल्कुल अपनी तरफ से जो आंसर शीट में दिया हुआ, बिल्कुल इसमें आवश्यक नहीं है कि आप वही समीकरण लें, आप अपने अनुसार कुछ इस प्रकार से समीकरण को मानेंगे कि जो यहां पर आप देख रहे हैं, जैसे कि इस समीकरण में आप देखिए कि इसमें x का गुणांक 2 है, इसमें y का गुणांक कितना है 3 है, और अचर संख्या क्या है 8। तो हमें x y के गुणांक और अचर संख्या को जो हम दूसरा समीकरण मानने जा रहे हैं उसको इस प्रकार से लेना है कि हमारे ये प्रतिबंध आ जाए, यानी सिद्ध हो जाए, ये प्रतिबंध जो है आ जाना चाहिए, इस प्रतिबंध को संतुष्ट करना चाहिए। तो बच्चों हमें जानबूझ करके कुछ ऐसा लेना है a2, b2 और c2। देखिए जैसे कि पहले समीकरण से a1, b1 और c1 प्राप्त हुए, ऐसी जो हम दूसरा समीकरण लेंगे मानेंगे उससे हमें a2, b2 और c2 के मान प्राप्त होंगे। इसलिए हमें थोड़ा गुणांकों पर विशेष ध्यान देना है, और इसको बच्चों देख करके, इसको अच्छे से समझ करके हमें समीकरण मानना पड़ेगा, उसके गुणांक लेने पड़ेंगे। तो चलिए हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए मैं 2 की बजाय इसमें 2 है तो हम जानबूझकर इसमें चलो 3x ले रहे हैं, और यहां पर मान लो 3 है, चलिए मैं जानबूझकर माइनस का 5y लिख रहा हूं, मतलब b2 के स्थान पर मैंने -5 ले लिया और a2 के स्थान पर मैंने 3 ले लिया है। ठीक है, तो अपने आप में नहीं आएगा, और c1 के स्थान पर जब c2 लूंगा तो यहां पर कुछ भी ले सकता हूं, जैसे कि मैंने चलिए यहां पर 10 ले लिया और बराबर 0। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर दूसरा समीकरण मान लिया। बस बच्चों मैं फिर एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, हमें दूसरा समीकरण इस प्रकार से मानना है, और दूसरे समीकरण से क्योंकि हमें a2 है ना, x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और अचर संख्या से मिलेगा c2, तो हमें इस प्रकार से समीकरण मानना है कि निश्चित तौर पर जब हम अनुपात ज्ञात करें तो a1 बटे a2 बराबर नहीं आना चाहिए किसके, b1 बटे b2 के, तो हमारा वही माना गया समीकरण सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आंसर शीट की बिल्कुल मिलाने की आवश्यकता नहीं है, जो उन्होंने दिया है वो भी सही है, और जो हम लोग मानेंगे और इस शर्त को पूरा करेंगे तो वो भी सही है। तो बच्चों यहां से हम फिर भी देखेंगे इसको संतुष्ट करने के लिए, सॉरी यहां पर a2 बराबर हो जाएगा 3, तुलना जब हम करेंगे b2 बराबर हो जाएगा कितना -5 बच्चों, और c2 बराबर हो जाएगा 10। अब हम देखेंगे एक बार, तो बच्चों अब हम देखेंगे कि ये वाला प्रतिबंध जो हमने समीकरण लिया उसके अनुसार और जो दिया है उसके अनुसार हमें ये प्रतिबंध है ना आ रहा है कि नहीं। तो चलिए a1 बटे a2 को ज्ञात करते हैं। तो a1 का मान यहां पर कितना है 2 है, और a2 का मान कितना है यहां पर 3 है। ठीक है, इस प्रकार से 2 बटे 3 हमें ठीक है प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे किसको, b1 बटे b2 को, तो b1 बटे b2 बराबर हो जाएगा बच्चों कितना 3 बटे -5, 3 बटे -5। तो आप जैसा कि देख रहे हैं यहां से आप देख रहे हैं कि ये जो अनुपात हमने ज्ञात किया ये समान नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं आया है किसके, b1 बटे b2 के। तो बच्चों यही हमें लाना था, और इसी के अनुसार जो हमने समीकरण माना है वही आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया, एक और रैखिक समीकरण लिखिए, तो जो हमने लिखा है वही आपका ये आंसर के रूप में हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम बच्चों देखेंगे इसका दूसरा वाला। ठीक है, समांतर रेखाओं के लिए। तो बच्चों अब देखेंगे दूसरा समांतर रेखाओं के लिए। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि रेखाएं समांतर हैं, अपने शब्दों में इसको कन्वर्ट करके लिख लीजिएगा, रेखाएं समांतर हैं, इस प्रतिबंध है ना, इस शर्त को, इस प्रतिबंध को लाने के लिए देखते हैं। तो जब बच्चों रेखाएं समांतर है तो अर्थात क्या आ जाना चाहिए, अर्थात रेखाओं समांतर के लिए जो हम दूसरा समीकरण लाएंगे, जो मानेंगे, ठीक है,
तो यहां पर समांतर के लिए क्या प्रतिबंध आना जरूरी है, तो A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2, बराबर नहीं होता है C1 बटे C2 के। तो बच्चों ये प्रतिबंध आना जरूरी है। इसका मतलब है देखिए यहां पर A1 बटे A2 और B1 बटे B2 ये शुरू के दो अनुपात समान आने चाहिए और तीसरा अनुपात इनसे भिन्न होना चाहिए, मतलब अलग होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा समीकरण 1, तो दिया हुआ जो समीकरण है, तो दिया गया या दिया हुआ समीकरण है बच्चों, तो ये आपको दिया है कितना, फिर से एक बार लिखेंगे 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0। तो बच्चों तुलना करने पर हमें A1 बराबर मिलेगा 2, B1 में बराबर मिलेगा 3 और C1 बराबर होता है अचर संख्या यानी -8। तो ये तो हमें दिए हुए समीकरण से मान प्राप्त हो गए। अब हम A2, B2 और C2 के मान कैसे निकालेंगे, उसी के लिए वो समीकरण लिखने को यानी ज्ञात करने को कह रहा है, तो ये हमें खुद करना है। तो हमें A2, B2, C2 जो गुणांक आप पहले समीकरण से जैसे हमने निकाल लिए, जैसे हमने पहले समीकरण से निकाल लिए, ऐसे हमें जो दूसरा समीकरण मानना है, ठीक है, तो उसमें हमें गुणांक ही तो जो है गुणांक के अनुसार ही तो हमें समीकरण को लिखना है और गुणांक हमें इस प्रकार लेना है बच्चों ताकि ये प्रतिबंध, ठीक है, ये शर्त आ जाए, सिद्ध हो जाए। तो हमें लिखना है माना समीकरण। तो बच्चों चलिए हम इस प्रकार से मानेंगे, तो यहां पर A1 बटे A2 B1 बटे B2 यानी शुरू के दो अनुपात समान हो जाए, तीसरा भिन्न हो जाए। तो बच्चों यहां पर देखिए A1 का मान तो 2 है, B1 का मान 3, तो इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई एरर नहीं है कि आप क्या ले रहे हैं। आप चाहें तो जो A1 का मान और B1 का मान है वही आप A2 B2 के भी ले सकते हैं, बस C2 को आपको भिन्न करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे ना, आई होप समझ में आ रहा होगा। और या फिर आप कुछ इस प्रकार से लीजिए, अपने आप दोगुना कर लीजिए, तिगुना कर लीजिए, ठीक है, आधा कर लीजिए, तिहाई कर लीजिए, कुछ भी आप कर लीजिए, जो भी आप A में करें वही आपको B में करना पड़ेगा, तभी यहां पर अनुपात बच्चों समान आएगा। जैसे कि चलिए हम यहां A1 में 2 है, A1 के अनुसार यहां पर 2 है, अब A2 हमें जो समीकरण मानना है उससे मिलेगा, तो हम मान लेते हैं इसका दुगना ले लेते हैं। तो दुगना जब लेंगे तो जैसे कि पहले समीकरण में यहां पर 2 है तो इसका दुगना 4 लेंगे, तब तो A2 का मान 4 आएगा, तो यहां पर हो जाएगा 4x। ठीक है, अब प्लस, चूंकि इसमें प्लस है तो उसमें बदल नहीं सकते, प्लस लेना ही पड़ेगा, माइनस नहीं ले सकते हैं, नहीं तो अनुपात चेंज हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर B2 3 है, तो हमने जब A2 को दोगुना मान लिया है गुणांक में, यहां पर देखिएगा x का जो गुणांक है इसको दोगुना ले लिया मैंने, तो यहां पर हमें निश्चित तौर पर जो b होता है वो y का गुणांक होता है, तो निश्चित तौर पर यहां भी मुझे दोगुना करना पड़ेगा। तो यहां पर हम कर लेंगे 6y, दोगुना 3 का क्या हो जाएगा 6y। हाँ, यहां पर आप कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि हमें तीसरा अनुपात भिन्न करना है। तो बच्चों चलिए मैंने 7 ले लिया बराबर 0। तो बच्चों ये मैंने समीकरण मान लिया है, ठीक है, यही समीकरण आंसर माना जाएगा, बशर्ते आपको ध्यान देना है बच्चों कि इसमें जो हमने समीकरण माना है ये और दिया हुआ समीकरण से जो हम मान निकालने जा रहे हैं, ठीक है, ये A1 B1 C1 और इससे जो मान निकालेंगे A2 B2 C2, उनसे जो अनुपात है ये आ जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, तो A2 बराबर हो जाएगा 4 और B2 बराबर हो जाएगा 6 और C2 बराबर हो जाएगा -7। ये तुलना करने पर, कंपेयर करने पर ये आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसको, चलिए यहां पर निकाल लेते हैं अनुपातों को। तो यहां पर बच्चों देखते हैं, तो A1 बटे A2, तो ये A1 का मान 2 और यहां पर हमने दुगना करके लिया था, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमें कितना प्राप्त हुआ 1/2। इसी प्रकार अब हम B1 बटे B2 को ज्ञात करने जा रहे हैं, तो B1 का मान कितना है बच्चों -7/6। तो यहां पर देखिए, रुक जाइए, सॉरी, यहां C के मान है, हाँ यहां पर B1 का मान 3 है, कितना है 3 है, और यहां B2 का मान कितना है बच्चों 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2। अब लेंगे C1 बटे C2 का, ठीक है, अभी धोखे से ये रख गया था। अब C1 का मान है -7 बच्चों और C2 का मान, सॉरी -7 नहीं, C1 का मान -8 और C2 का मान कितना लिया हमने, यहां पर -7 लिया था। तो इस प्रकार से माइनस माइनस अगर हम कैंसिल कर दें तो कितना आएगा 8/7। तो आप जैसा कि अनुपातों की अगर तुलना करके देखें तो शुरू के दो अनुपात समान है और तीसरा भिन्न है यानी अलग है, इसका मतलब समान नहीं है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस प्रतिबंध को जो है, ठीक है, इस शर्त को हमने लागू कर दिया। तो A1 बटे A2 बराबर
B1/B2 बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो इस कंडीशन के आधार पर, इस शर्त के आधार पर जो हमने शर्त को पूरा किया है, तो निश्चित तौर पर जो हमने समीकरण माना है और जो समीकरण दिया है बच्चों, उन दोनों समीकरणों से अगर हम ज्यामिति निरूपण करें, क्या करें, ज्यामिति निरूपण करें, मतलब कि ग्राफ रेखा खींचेंगे, तो निश्चित तौर पर कैसी होंगी, वो समांतर आएंगी, निश्चित तौर पर समांतर आएंगी। तो बच्चों यही आंसर माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये समीकरण हमें लिखने को कहा है, तो ये समीकरण माना जाएगा जो हमें ज्यामिति निरूपण जैसा खींचेंगे तो उससे समांतर प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे बच्चों तीसरा। तो बच्चों तीसरा इसमें पॉइंट आपको लाना है, क्या सिद्ध करना है, रेखाएं संपाती हों। मतलब ये शर्त को हमें सिद्ध करना है, या यूं कह लें शर्त को पूरा करना है। कैसे कि जो हम समीकरण जो दिया है और जो हम समीकरण मानेंगे, लिखेंगे, ठीक है, तो उनके अगर हम ज्यामिति निरूपण उनका करें, मतलब ज्यामिति निरूपण का मतलब ग्राफ रेखा खींचें, तो क्या आना चाहिए, ये शर्त सिद्ध होना चाहिए, संपाती रेखाएं। संपाती का मतलब एक रेखा पर दूसरी रेखा गुजर जाए। तो बच्चों यहां पर देखिए, जैसा कि रेखाएं संपाती होती हैं तो इनके अनुपात क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर। ठीक है, ये अनुपात तीनों क्या होना चाहिए, बराबर। इसके लिए आपको देखिए दिया हुआ जो समीकरण है वो ये है, जिससे हमें A1 B1 C1 के मान प्राप्त हो जाएंगे। अब हमें समीकरण लिखना है यानी मानना है, तो माना समीकरण। अब हमें बच्चों ध्यान देना है इस बात का, जैसे कि पिछले दोनों इन पॉइंटों में, दोनों सवालों में हमने देखा था, तो वहां पर देखिए, वहां पर अलग था, यहां पर तीनों अनुपात बराबर। अब तीनों बच्चों अनुपात बराबर अगर लाना है तो या तो आप बिल्कुल सेम यही ले लें, और चिन्ह भी इसमें डिफरेंट नहीं कर सकते। चिन्ह अगर जो इनमें धन में है या इसमें ऋण में है तो आपको बिल्कुल सेम चिन्ह भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। जैसे A यहां पर धनात्मक है जो x का गुणांक है, B यहां पर धनात्मक है जो y का गुणांक है, अचर संख्या यहां पर ऋणात्मक है यानी C का मान हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हमें सेम ऐसे ही चिन्ह लेने पड़ेंगे। तो अब रही गुणांक की बात बच्चों, यानी x का गुणांक A होता है, y का गुणांक B होता है, अचर संख्या जो होती है वो C होता है। तो हमें क्या करना है कि यहां से A1 जैसे हमें मिला, यहां से B1 मिला, यहां से C1, ऐसे हम जो दूसरा समीकरण मानेंगे उससे हमें A2 B2 और C2 के मान प्राप्त होंगे। तो हमें कुल मिलाकर के या तो सेम बिल्कुल यही गुणांक लेना है, और या फिर आप दुगना, तिगना, आधा, है ना, कुछ भी ले सकते हैं। चलिए बच्चों, तो हम समीकरण लेते हैं। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा, चलिए हम इसको तिगना लेते हैं इस बार। जैसे यहां पर 2 है तो अब 2 का तिगना हो जाएगा 6, तो बच्चों हो जाएगा 6x। ठीक है, इसी प्रकार 3 का तिगना हम लेंगे तो 3 त्रिका 9y हो जाएगा। 8 का तिगना कितना हो जाएगा, 24, ऋण है तो ऋण का लेंगे और बराबर 0। तो बच्चों ये हमने मान लिया है समीकरण। जिस प्रकार दिए हुए समीकरण से A B C के मान आए, ऐसे इस समीकरण से जो हमने माना है इससे हमें A B C के मान यानी A2 B2 C2 के रूप में आएंगे। तो A2 बराबर 6, B2 बराबर 9 और C2 बराबर कितना, माइनस का 24 हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर हमें ये मान हो गए। अब हमें इस शर्त को लाने के लिए क्या करना है, अनुपात को ज्ञात करना है बच्चों। तो देखते हैं जरा, तो A1/A2 बराबर आएगा 2/6। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 यानी 1/3। इसी प्रकार हम B1/B2 निकालेंगे बच्चों। तो B1/B2 क्या आएगा, जल्दी देखिए। तो यहां पर 3/9, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 हो जाएगा, तो 1/3 इससे भी प्राप्त होगा। इसी प्रकार से C1/C2 को देखते हैं, तो यहां से माइनस का 8 और बटे माइनस का कितना है, 24 है। ठीक है, 8 तिहाई 24, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या आएगा, 1/3। तो आप देख रहे हैं अनुपातों की जब हम तुलना करके देखेंगे तो यहां से देखने को मिल जाएगा तीनों अनुपात समान है। तो हम इस निष्कर्ष को यानी रिजल्ट को यहां पर लिख देंगे कि A1/A2 बराबर आ गया है B1/B2 बराबर C1/C2 के। तो बच्चों ये प्रतिबंध या ये शर्त कह सकते हैं हमने पूरा किया, और संपाती के लिए यही शर्त होती है कि अनुपात तीनों समान आने चाहिए। तो इस हिसाब से जो हमने समीकरण माना है वही हो जाएगा।
तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ इस प्रकार से प्रश्न है कि इसमें आंसर शीट से जो समीकरण उसमें दिया है वो भी सही है और जो हम लोग अपने हिसाब से अपने मन से लेंगे वो भी सही है। इसमें मैच करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम समीकरण मानेंगे वो इन शर्तों को पूरा करे, सिद्ध करे। ठीक है बच्चों, तो अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल बच्चों दूसरा प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 7। रैखिक समीकरण युग्म x धन y बराबर 2 और 2x माइनस y बराबर 1 के हल को निरूपित करने वाले बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ एक रेखा का समीकरण बनाना है, ज्ञात करना है। इस प्रकार की कितनी रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं? तो सबसे पहले बच्चों कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और सवाल किस रूप में पूछा गया है उसके पूछने का क्या आशय है, अर्थात सवाल क्या कह रहा है, तो उसको पहले एक बार फिर समझते हैं। तो बच्चों हमें क्या करना है, जो समीकरण युग्म यानी दो समीकरण जो दिए हैं, तो जो दो समीकरण हमें दिए हुए हैं उनसे हमें क्या करना है, बिंदु, है ना, उससे हमें ज्ञात करना है बच्चों बिंदु। यानी अगर हम इसका हल कर देंगे तो जो निरूपित करने वाली बिंदु है उस बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा का समीकरण लिखना है, ज्ञात करना है बच्चों। तो कुल मिला के आई होप समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है सवाल। तो इसमें बच्चों कह रहा है कि दोनों समीकरणों को हल करना है। अब आप समीकरणों को हल करने की कोई भी विधि यहां पर लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन या और भी, ठीक है। तो मोस्टली ज्यादातर यही लगाते हैं सभी बच्चे। तो यहां पर किसी न किसी विधि से आप इसको हल करेंगे और बिंदु ज्ञात करेंगे। बिंदु का मतलब होता है कोई भी बिंदु दो कोऑर्डिनेट से मिलकर बनता है, दो निर्देशांकों से मिलकर बनता है। पहला निर्देशांक होता है भुज, अर्थात x कोऑर्डिनेट, x का मान, और दूसरा जो निर्देशांक होता है, ठीक है, उसको कहते हैं कोटि यानी y कोऑर्डिनेट। तो बच्चों एक बिंदु x और y के मान से मिलकर बनता है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें x और y के मान निकालना है। तो बच्चों पहले क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ जाइए, तो हल करके हम निकालेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वो कह रहा है एक समीकरण और लिखिए, है ना। तो आपको क्या करना है कि एक जो बिंदु आएगा उस बिंदु से होकर जाने वाले एक समीकरण या जो रेखा जाएगी उस बिंदु से होकर तो हमें एक समीकरण बनाना है। तो यहां भी इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। चलिए थोड़ा सा एक रफली देख लेते हैं। जैसे यहां पर कोई बिंदु है तो रेखा ऐसी भी जा सकती है, समझिए। अब अक्ष आप खींच सकते हैं, थोड़ा रफली समझ लीजिए। ऐसी भी जा सकती है ना, ऐसी भी जा सकती है, ऐसी भी जा सकती है, ऐसी भी जा सकती है। तो कुल मिलाकर के एक बिंदु से असंख्य यानी कि अनगिनत यानी अनंत रेखाएं बच्चों खींच सकते हैं। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि एक बिंदु से हम अनगिनत यानी अनंत यानी असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं, पहली चीज। तो जब हम असंख्य रेखाएं बच्चों खींच सकते हैं तो निश्चित तौर पर असंख्य रेखाओं के असंख्य समीकरण भी हो सकते हैं, है ना। तो एक बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखाओं की समीकरण हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी हमें केवल एक, यहां पर स्पष्ट लिखा है कि एक रेखा का समीकरण। तो इसका मतलब यह होगा बच्चों कि जो आंसर में आपका दिया होगा वो भी सही है और जो हम लोग समीकरण बना के, ठीक है, रखेंगे, प्राप्त करेंगे, वो भी सही माना जाएगा, बशर्ते जो x y यानी कि बिंदु आएगा, x y के रूप में मान आएंगे, वो मान उस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो बच्चों हम देखते हैं इसके आगे इसका हल देखते हैं। तो चलिए अब इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम देखेंगे इसका हल। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इन दोनों दिए हुए समीकरणों को हल करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा पहला समीकरण और यहां से हम देखेंगे 2x माइनस वाई बराबर दिया है 1, ये आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। तो बच्चों अगर हम विलोपन विधि लगा दें तो प्रतिस्थापन या विलोपन कोई भी लगा सकते हैं। तो यहां पर मुझे लगता है कि विलोपन विधि यहां पर ज्यादा सरल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर x y में से किसी के भी गुणांक समान हो,
ठीक है, तो निश्चित तौर पर विलोपन थोड़ा सा और इजी हो जाती है। बाकी अपनी अपनी सोचें हैं, तो बच्चों आप कोई भी विधि लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने देखा यहां पर y की गुणांक, देखिएगा यहां पर y की गुणांक समान है। गुणांक का मतलब y में यहां कोई भी संख्या नहीं दी है गुणा के रूप में, तो हम इसमें 1 मान लेंगे, अर्थात एक y यहां पर है, एक y यहां पर है, तो इसका मतलब इनके गुणांक समान है। ठीक है, तो यहां पर और चिन्ह भी विपरीत है, और जब गुणांक समान और चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ने की प्रक्रिया की जाती है। तो आप लिख देंगे क्या, जोड़ने पर बच्चों। ठीक है, क्योंकि जोड़ने पर समीकरणों में क्या होता है, चिन्ह नहीं बदलते हैं, जो भी पद होते हैं या संख्याएं होती हैं उनके चिन्ह नहीं बदलते हैं, और घटाने की प्रक्रिया में चिन्ह बदल जाते हैं। तो हमने देखा y के गुणांक समान थे, y के गुणांक यहां पर समान थे। देखिए सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझना, कई बच्चे क्या होते हैं, विलोपन विधि ही नहीं बनती है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए आपको ये विधियां, समीकरण के हल करने की विधियां बहुत अच्छे से कवर करना है। तो इस सवाल के माध्यम से बच्चों आप विलोपन विधि को भी सीख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कई सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। तो देखिएगा मैंने देखा कि y के गुणांक समान है, तो हम x के गुणांक को क्यों समान करें, है ना। अगर हम करना चाहें तो कर भी सकते हैं, x के गुणांक को भी समान कर सकते हैं। तो उसमें गुणा अथवा भाग की प्रक्रिया से गुणांकों को समान करते हैं, पहले तो इतना समझ लीजिए। लेकिन अगर पहले से बराबर हैं तो हम क्यों सवाल को बढ़ाएं। तो सभी बच्चे चाहेंगे कि सरल विधि से हो जाए और थोड़ा शॉर्टली हो जाए। तो यहां पर जोड़ने पर इसकी गुणांक समान है, तो हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, क्योंकि जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो बच्चों यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम प्रतिस्थापन और विलोपन के बहुत सारे सवालों को देखेंगे। तो बच्चों पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2x और x कितने हो गए जोड़ने पर, 3x, और यहाँ पर 2 1 कितना हो जाएगा, 3। तो x बराबर हो जाएगा 3/3 यानी 3 एकम 3। तो x का मान बच्चों क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर, 1। अब आप देख लीजिएगा x का मान जो हमें 1 प्राप्त हुआ। अब ये मान हम चाहे पहले समीकरण में रख दें, क्योंकि ये समीकरण की विशेषताएं होती हैं कि अगर एक मान प्राप्त हो जाए, एक चर पद का मान हमें प्राप्त हो जाए, तो आप चाहे जितने उस सवाल में, है ना, समीकरण हो, आप किसी भी समीकरण में उसको रख करके दूसरे चर पद का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले में रख रहे हैं। तो चूंकि यहां पर लिखेंगे समीकरण एक में बच्चों x बराबर 1 रखने पर, या लिख सकते x का मान रखने पर, तो हम क्या करेंगे, यहां पर x के स्थान पर 1 और प्लस हो जाएगा बच्चों y और बराबर 2। तो y बराबर हो जाएगा 2 - 1, तो y बराबर हमें यहां से भी बच्चों 1 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब x और y के मान सेम आ गए। ठीक है, यानी कि 1 1 आ गए। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें जो है यहां पर जो कह रहा था बिंदु, तो बच्चों इस प्रकार से हम कह सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं। तो हमें जो बिंदु प्राप्त होगा वो x y के रूप में होगा, तो जिसको हम कह सकते हैं क्या, 1,1। अब बच्चों यहां पर x का भी मान 1 है, y का मान, तो ये दोनों मान मिलकर के एक बिंदु को निरूपित करेंगे। ठीक है, या निर्मित करेंगे यानी बनाएंगे, एक बिंदु को बनाएंगे, एक बिंदु को निरूपित करेंगे। अब इस बिंदु से होकर वो कह रहा है केवल एक रेखा की समीकरण, केवल एक रेखा की। हालांकि जो नियम है, जैसा कि हमने अभी पहले देखा है कि एक बिंदु से होकर अनंत या असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका मतलब हमें ऐसा समीकरण लेना है अपने आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें आंसर शीट में लाने की, हमें अपने आप में एक ऐसा समीकरण लेना है कि जो भी हम x y के रूप में यानी 2 चर के रूप में समीकरण रखेंगे, है ना, और कोई ना कोई अचर संख्या भी लेंगे और 2 इसमें पक्ष भी होंगे, समीकरण तभी होगा। क्योंकि तो कुल मिलाकर के x y में जो भी आप गुणांक लें और जो भी आप बराबर के उस तरफ अचर संख्या के रूप में लें या जो भी कुछ करें कुल मिलाकर के, तो दोनों पक्ष अगर हम x y के मान ये रख दें वहां पर, तो याद रखिए दोनों पक्ष समान होना चाहिए। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कि ये बिंदु उस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए जैसे कि मैं मान लेता हूं, जैसे मैं अपने हिसाब से मैंने मान लिया कि माना समीकरण है 3x - 7y। अब बराबर में हम क्या रखें, समस्या यहां पर है। देखिए हमें x y के रूप में तो बच्चों मान नहीं मानना है, ये अपने आप, और यहां भी हम चाहे x का पद हो चाहे y का, ये चिन्ह आपको अपने अनुसार लेना है, कोई भी चिन्ह ले सकते हैं। और चिन्ह जब हम कोई भी लेंगे और गुणांक भी यहां पर देखें, जैसे मैंने x का गुणांक 3 ले लिया और y का मैंने 7 ले लिया, ध्यान दीजिएगा, x का 3 ले लिया, y का 7, अपने आप कोई भी आप भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम x y के जब हम मान रखेंगे, x का मान 1 है, y का मान 1, तो याद रखिएगा
दूसरे पक्ष में जो भी संख्या आएगी वो यहां से, तो आप इसको रफली हल कर लीजिएगा। चलिए मैं रफली यहां पर आपको करके दिखाता हूं। तो 3 गुणे 1 और माइनस 7 गुणे 1, तो बच्चों 3 एकम 3 और 7 में से 7 का गुणा 1 से करेंगे 7, तो 3 में से 7 जाएगा, माइनस का हमें 4 प्राप्त होगा। तो बच्चों यहां पर क्या आएगा जल्दी बताएं, माइनस का 4। तो इस प्रकार से हम ये समीकरण को जो हमने माना है, ठीक है, इसी को हम सही मानेंगे और हम इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3x माइनस 7y प्लस 4। चलिए अब इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, तो यहां पर बराबर में क्या हो जाएगा 0, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बराबर की चाहे उस तरफ पर कोई संख्या मान लो, जैसे कि इसको कैलकुलेट करने पर आ गई, या फिर वो संख्या इस तरफ आ जाए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां से जो हमें -4 प्राप्त हुआ था और +4, तो हमें इस तरफ जो 0 आया है पक्षांतर करने पर, तो ये 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण जो हमने लिया है, ये हमारे, चाहे आप इसको लिख दीजिए चाहे इसको, तो ये हमारे समीकरण हो जाएंगे। अब वो कह रहा है तो जो यहां पर ये सही हो जाएगा, और आंसर शीट में फिर मैं कहूंगा कि जो दिया है वो भी उनका सही है, क्योंकि आप उसमें चेक कर सकते हैं कि ये एक्स वाई की जो मान है ये निश्चित है, ये निश्चित है, और ये मान आप जो आंसर शीट में दिया वहां पर एक्स वाई की जगह पर रख देंगे और हल कर देंगे, तो दोनों पक्ष समान आएंगे, करके देख लीजिएगा, और इसमें भी समान आ रहे, इसलिए ये भी सही है वो भी सही। अब समस्या आती है, वो कह रहा कितनी रेखाएं ज्ञात कर सकते, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, तो लिख सकते हैं अर्थात या अतः करके लिख दीजिए, अतः एक बिंदु से होकर जाने वाली अनंत या असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये आपका ये भी आंसर हो जाएगा जैसा कि पूछा है। तो चलिए बच्चों आप देखते हैं अगला प्रश्न। तो बच्चों प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित समीकरण निकाय से, समीकरण निकाय मतलब जो समीकरण दिए गए हैं उससे बताएं कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई भी हल नहीं है, या किसके अनंततः अनेक हल है। तो बच्चों इस प्रकार का सवाल या इस प्रकार के सवाल हम पिछले वीडियो में, ठीक है, कवर कर चुके हैं, वहां से भी आप समझ सकते हैं, फिर भी इस वीडियो में भी आप देखिएगा। तो बच्चों ये हल के विषय में हमें बताना है कि किस प्रकार का हल आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले ये जो समीकरण आपको दिए गए हैं इसको हमने क्या कर लिया है, मानक रूप में बदल लिया है। मानक रूप का मतलब बराबर के इस तरफ क्या लाना है, 0। अगर बराबर के इस तरफ कोई भी पद या संख्या है तो उसको उठा के हम LHS में पक्षांतर के रूप में कर देंगे, LHS तरफ, ठीक है। तो हमने मानक रूप में दोनों को बदल लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना, तो समीकरण 1 की तुलना A1x, इसके कॉन्सेप्ट को बच्चों हमने पिछले वीडियो में कवर किया है, इसलिए हम सीधे इसका हल देख रहे हैं, क्योंकि इसमें अनुपातों की तुलना करके ही हमें इनके हलों को, ठीक है, बताना है। तो A1x प्लस B1y सॉरी यहाँ B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर, तो बच्चों यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, A1 B1 C1। तो हम लिख सकते हैं A1 बराबर, पहले समीकरण से हम तुलना कर रहे हैं, तो इसलिए A1 बराबर 2, B1 बराबर y का गुणांक है यानी 3, C1 बराबर अचर संख्या यानी कि कितना, 7 हो जाएगी माइनस में। इसी प्रकार हम बच्चों क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 की तुलना करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा x का गुणांक यानी कि 4 है, दूसरे समीकरण से इससे मिलेगा, B2 बराबर हो जाएगा 7 और C2 बराबर हो जाएगा यहां पर माइनस का 10। तो बच्चों इस प्रकार से हम इनमें क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। तो तुलना करने के बाद अब हमें क्या करना है, हलों को स्पष्ट करने के लिए हमें अनुपातों को ज्ञात करना होगा। तो यहां पर देखिएगा A1 बटे A2 क्या आएगा, तो 2 बटे 4, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 बटे 2। इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे B1 बटे B2 निकालेंगे बच्चों। तो B1 का मान कितना है, 3, और यहाँ पर कितना है, 7। तो आप देख रहे हैं
कि ये शुरू के दो अनुपात समान नहीं आ रहे हैं, तो तीसरा अनुपात आप ज्ञात करें, अर्थात ठीक है, अथवा ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर हम लिख देंगे, चलिए यहीं पर, कि चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल है b1/b2 के, मतलब कि दोनों के यहां पर अनुपात है, तुलना करने पर हम देख रहे हैं, स्पष्ट हो रहा है कि दोनों के अनुपात समान नहीं प्राप्त हुए हैं या नहीं है। तो हम लिख सकते हैं अतः समीकरण निकाय या युग्म कह सकते हैं के, नहीं का लिखिए, समीकरण निकाय का एक, तो ये वाला प्रतिबंध हो जाएगा बच्चों, का एक आद्वितीय हल है, आद्वितीय हल है। तो बच्चों क्या होता है आद्वितीय हल, क्यों होता है? क्योंकि ये दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन का प्रतिबंध है। जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो उसके लिए ये प्रतिबंध है, या एक प्रकार से हम सूत्र अपनी भाषा में मान सकते हैं, ठीक है, या शर्त कह सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो ये प्रतिबंध दो रेखाओं के जब ज्यामितीय निरूपण करते हैं तो दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन या काटने का ये, ठीक है, फॉर्मूला है, एक प्रकार से प्रतिबंध है। तो यहां से जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है, जिसके लिए ये प्रतिबंध आया है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा ध्यान रखना, एक बिंदु का मतलब है केवल और केवल एक हल, यानी कि एक आद्वितीय हल, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं इसका एक आद्वितीय हल हो जाएगा। बच्चों इसी प्रकार से और भी काफी क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न संख्या 8 का हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, शेष आप इसी तरीके से उनको भी लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों इसका तीसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल आप, दूसरा और चौथा आप सेल्फ इसको सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं इसी के अनुकरण में। तो बच्चों चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये जो समीकरण है, इन दोनों समीकरणों को हमने मानक रूप में बदल लिया है, मतलब जो RHS तरफ संख्याएं थी उनको उठा करके पक्षांतर में, ठीक है, पक्षांतर करके LHS साइड कर लिया है और चिन्ह भी बदल दिए हैं और बराबर में 0। अब ये मानक रूप में व्यवस्थित हो गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना उसी प्रकार बिल्कुल करना है, तो लिख देंगे समीकरण 1 की तुलना, थोड़ा जल्दी लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। तो बच्चों यहां पर a1 बराबर हो जाएगा कितना, 6, b1 बराबर हो जाएगा 5 और c1 बराबर हो जाएगा कितना, माइनस का 11। इसी प्रकार से अब हम समीकरण नंबर 2 की तुलना करेंगे। तो समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर दूसरे समीकरण से a2 बराबर हो जाएगा कितना, 9, b2 बराबर मिलेगा कितना, 15/2, क्योंकि यहां परमेय गुणांक है, और c2 बराबर हो जाएगा माइनस का 21, ठीक है, यानी 21। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अनुपातों की तुलना। तो अनुपात ज्ञात करेंगे, तो a1/a2 आएगा 6/9। अब हम इसको थोड़ा सरल करेंगे, 3 से काटेंगे, भाग देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी कि 2/3। फिर हम निकालेंगे बच्चों b1/b2, तो b1 का मान यहाँ पर कितना है, 5, और b2 का मान हो जाएगा 15/2। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर हर में ये ऑलरेडी परमेय रूप में है, इसलिए हम बच्चों क्या करेंगे कि 5/15 और 2 जाएगा गुणा में, और 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, मतलब हमें क्या प्राप्त होगा, 2/3। इसी प्रकार से हम निकालेंगे बच्चों c1/c2। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, तो हम निकालेंगे अब c1/c2। तो बच्चों c1/c2 क्या आएगा देखते हैं। तो c1 का मान माइनस का 11 है और c2 का मान माइनस का 21 है। तो यहाँ पर c1, चलिए आगे लिख देते हैं, तो माइनस माइनस यहाँ से बच्चों कैंसिल, तो 11/21। अब देखिए 11/21, यहाँ पर देखिए 11 एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें ये नहीं कटेगी, ठीक है, कोई किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो 11/21 रहेगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, अनुपातों को तुलना करते हैं अगर अनुपातों की, तो 2/3, 2/3 और 11/21। इसका मतलब है यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और बराबर नहीं आया है किसके, c1/c2। तो ये प्रतिबंध जो आया है, तो ये समांतर रेखाओं, अगर हम ज्यामितीय निरूपण करें इन रेखाओं से, तो निश्चित तौर पर हमें रेखाएं समांतर प्राप्त होंगी। वो किसी भी ओर हो सकती हैं, समझिएगा थोड़ा सा। और जब रेखाएं समांतर होंगी तो किसी भी हल को प्रदर्शित नहीं करेगी, अर्थात यहां पर हो जाएगा कोई हल नहीं। तो लिख देंगे अतः समीकरण निकाय का
कोई भी हल नहीं है। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसी प्रकार से ध्यान रखें, फिर से दूसरा और चौथा सवाल आप इसी के अनुकरण में लगा सकते हैं। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।